अभिक्रिया के वेग को देखते हैं। ये 2 नंबर के लिए आएगा। एक शॉर्टकट में बताऊंगा, इसका लॉन्ग प्रोसेस भी है, दूसरे तरीके से भी देखेंगे। पहले शॉर्टकट में देखिए, ध्यान से समझना। इसके वेग को समझने के लिए मैं आपको एक रफली काम बताता हूँ जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसका डेफिनेशन आपको बाद में लिखवा दी जाएगी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को समझने के लिए हमें एक रिएक्शन का पता होना चाहिए कि क्रिया कारक से हम क्रियाफल बनाते हैं। भाई कोई काम के करने वाला होता है उसको क्रिया कारक, और उससे क्या मिलेगा, हमें फल मिलेगा। तो जब सुबह शाम लोग भी काम करते हैं तो कुछ भी काम करेंगे तो उससे हमें फल मिलेगा काम के करने के बाद, तो उसे क्रियाफल बोलते हैं। क्रिया कारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, जिसको आर से डिफाइन किया जाता है। क्रियाफल को पी से, प्रोडक्ट। तो आर से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। कोई काम की करने वाले की जो क्षमता होती है वो मान ली मैंने ए, सपोज ए है, ए क्रिया, आर क्रिया कारक की सांद्रता कितनी होगी, ए। सांद्रता मतलब काम के करने की क्षमता मान लीजिए। कि क्या है कि एक व्यक्ति, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक किसान है, वो किसान सुबह से शाम लो अपने घर पे, मतलब कि किसान सुबह से शाम लो खेत पे जाता है। खेत पे जाने के बाद वो उसको क्या करता है, वो जाके सो गया, उसने कुछ काम नहीं किया। जब उसने कुछ काम नहीं किया तो उसको क्रियाफल क्या मिलेगा, शून्य। मतलब कि कुछ काम नहीं करना है तो क्या घर पे क्या लेके जाएगा, कुछ भी नहीं लेके जाएगा, फल उसे प्राप्त होगा ही नहीं। जब फल प्राप्त नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने फल प्राप्त करने में कुछ समय लगाया ही नहीं। तो समय कितना हो गया, 0 समय पर। तो टी का मान कितना है, 0 भी लिख सकते हैं इस तरह से भी। अगर सांद्रता, मतलब जो आदमी की सांद्रता, अब अगले दिन हो गया अपनी उसी सांद्रता के साथ, उसी क्षमता के साथ उसने क्या काम करा, x क्रियाफल प्राप्त कर लिया। अब उसने x क्रियाफल प्राप्त करा, मान लीजिए वो कम अगले दिन गया, जातों के साथ वो काम में लग गया, तो उसकी जो फल प्राप्त हुआ x, तो उस फल को प्राप्त करने के लिए जितनी क्षमता लगी है वो x क्षमता ही तो होगी। मतलब कि जो क्रियाफल है उसने x क्षमता खत्म करी है अपनी, तो x क्रियाफल प्राप्त करा, ठीक है ना। x का मतलब जितना वो हो गया था इतना क्रियाफल होगा, तो उसमें क्या होगी, सांद्रता उसकी उतनी घट जानी है। जो टोटल घर से सांद्रता लेके चला था उसने फल प्राप्त करने में इतना फल प्राप्त कर लिया, तो इतना फल प्राप्त करने के लिए जितनी सांद्रता घटी है वो x ही होगी। समझ में आ गया। अब क्या होगा कि जब वो काम करने लगा था तो वहां से लेकर फल प्राप्त करने तक का जो भी उसने समय लगा वो कुछ ना कुछ तो समय लगा ही होगा, तो t समय पश्चात उसे फल प्राप्त होता है। बात आ गई समझ में। तो एक क्रियाफल को प्राप्त करने में क्रिया कारक की जो भी सांद्रता होगी जितने भी समय में, वो क्रिया का वेग कहलाएगी। ध्यान से डेफिनेशन को समझते हैं, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो डेफिनेशन को देखते हैं एक तरीके से। देखिए, अभिक्रिया का वेग, एकांक समय में क्रियाफल की जितनी मात्रा प्राप्त होती है क्रिया का वेग कहलाती है। माना आर क्रिया कारक की सांद्रता ए है तथा टी समय बाद या पश्चात x क्रियाफल प्राप्त होता है। ये चीज कहां से लिखी हमने, ये सारी चीज मान के चले थे। तो आर क्रिया कारक था, सेम वही प्रोसेस, आर क्रिया कारक है तो क्रियाफल p प्राप्त हो रहा है। तो क्रिया कारक की जब आर की जो सांद्रता होगी वो a होगी, क्रियाफल की कितनी होगी, 0। हमने मान के चले थे, a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी माना। तो a क्यों माना था, जो माना था हमने, माना आर क्रिया कारक की सांद्रता a, समय को t माना था, उसके बाद हमें x क्रियाफल, हमने ये सब चीज मान के चल गए थे हम। तो ये चीज के इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया था ये। तो क्या हो गया, क्रिया का जो वेग होगा, भाई क्रियाफल की मात्रा जो है वो कितने समय में निकल रही, t समय पश्चात। क्रियाफल की मात्रा t समय पश्चात निकल रही है, तो x अपॉन टी, क्रियाफल की मात्रा को x, समय कितना है t। तो ये अगर कम कम मात्रा का होगा, अवकलन मतलब होता है एक अवकलन और समाकलन, मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा कि मैथमेटिक्स में तो अवकलन होता है घटाने के लिए, समाकलन चीज को बढ़ाता है। तो अवकलन dx ओवर dt, ये चीज होता है d लगा देंगे, d मतलब छोटी मात्रा के लिए लगता है, dx ओवर dt, x अपॉन टी भी लिख सकते थे। अवकलन अंतर भी बता सकते हैं, एवरेज औसत भी निकलते हैं। तो d से बात को समझना कि क्रियाफल की मात्रा बटे समय, इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनी थी। एकांक लग जाता है बटे वाली संख्या के लिए। एकांक समय में क्रियाफल की जितनी मात्रा प्राप्त होती है वो क्रिया का वेग कहलाती है, x अपॉन टी। थ्योरी को आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है डेफिनेशन में। 2 नंबर के लिए आप आराम से इसको प्रोसेस को, ये सबसे मेन है, ये हर जगह यूज होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रिया कारक dx ओवर dt भी होता है। क्लियर, ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, एक शॉर्टकट है ताकि आप उसको आराम से समझ जाओ।
दूसरे तरीके भी समझेंगे कि वो हम अभिक्रिया का जो वेग है, अब समझना कि अभिक्रिया का वेग काम को जब व्यक्ति करता है सुबह शाम लोग की लगातार, तो उसी स्पीड से नहीं कर सकता ना। जैसे कि वो सुबह 1 घंटे पहले मंडा, तो 1 घंटे के बाद उसको थकान भी होगी, रुका होगा या फिर स्पीड को कम करोगा, तो सबका एवरेज निकाल के वो क्या काम करता है, शाम को जो टोटल फल प्राप्त होगा था उसका समय बताया था कि मैंने 8 घंटे में इतना फल प्राप्त करा। ठीक, उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है वो कितनी एनर्जी को लेके चला था और कितनी एनर्जी के साथ शाम तक वो काम करेगा या रुक के काम करेगा, कैसे करेगा, वो डिपेंड करता है हमारा इसकी सांद्रता पर। समझ में आया? तो वो चीज़ क्या है कि अगर मैं सुबह से वो काम कर रहा है 1 घंटे का तो स्पीड तेज है, बाद में जो काम करा वो स्पीड कम है, तो उस चीज़ को एवरेज निकाल के, तो वो एवरेज मतलब 3 तरीके से बताया जा सकता है। तो अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार से हम पढ़ेंगे, जो कि उसका प्रारंभिक वेग होता है, औसत वेग होता है और ताक्षणिक वेग होता है। तो इन तीनों के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, अभिक्रिया के वेग के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब जब स्टार्टिंग में जब एक किसान था, वो किसान क्या करा कि जब स्टार्टिंग में काम करना लगा तो टाइम तो कितना है 0, एनर्जी तो मतलब लगाई इसने पूरी रेसी पर, तेज मतलब स्पीड उसकी सबसे अच्छी होगी इस टाइम पे जब काम करने लगेगा। तो बंदा जब काम करता है t बराबर 0 पर, समय कुछ स्टार्ट लगा नहीं क्योंकि फल उसको प्राप्त होगा नहीं स्टार्टिंग में काम करने के साथ साथ, तो t बराबर 0 पर जो प्रारंभिक वेग होगा वो नियत होता है, क्योंकि उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रता मतलब उसकी पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो चलती रहती है। स्टार्टिंग में जब काम करेगा तो फल की चिंता नहीं है, फल तो उसको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद प्राप्त होगा जब भी उसकी क्षमता होगी, पर लेकिन वो स्टार्टिंग में t समय 0 होगा तो वो उसका वेग नियत रहता है। ठीक, दूसरा देखते हैं औसत वेग। औसत वेग को समझते हैं। औसत वेग को अच्छे से समझें क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक वेग इतना मतलब खास नहीं था, लेकिन औसत वेग क्या है कि एक अभिक्रिया के वेग में कौन कौन सी चीज प्रभावित होती है। सबसे पहले एक अभिक्रिया के वेग को समझेंगे। देखते हैं कि वेग सेम प्रोसेस जैसे मैंने किसान का लेके चला था, वो शॉर्टकट में अभिक्रिया के वेग को समझाया था, इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि मान लीजिए क्रियाकारक है, क्रियाकारक से क्रियाफल हमें प्राप्त हो रहा है, वो क्या है, क्रियाकारक R है रिएक्टेंट, और उससे हमें P प्राप्त हो रहा है। अब T अगर, जैसे कि मैंने पहले प्रारंभिक वेग में बताया था आपको कि यदि t बराबर 0 लेने पर अभिक्रिया शुरू नहीं होती है। अभी जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती, क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है, मान लीजिए मैंने 10 है तो 10 ही रहेगी, नियत रहेगा, उसका वेग कितना रहेगा, नियत। तो क्रियाफल उसको प्राप्त, समय कुछ लगा नहीं तो क्रियाफल उसको कितना रहा, 0 रहेगा। समझ में आ गया? अगर मैं t बराबर मतलब कि अगली कुछ क्षण बाद देखूं तो t का मान मेरा 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में मतलब कि t बराबर 1 पर मैं देखता हूं कि उसकी प्रारंभिक काम करा उसने, तो क्रियाकारक के काम करने की क्षमता उसकी 8 हो गई, तो जो उसको मतलब घटने के तो फल उसको प्राप्त होगा, तो फल कितना हो गया, मान लीजिए 2 प्राप्त हो गया। भाई 10 थी पहले, 10 में उसको क्या है, कुछ काम नहीं करा, t बराबर 0 पर, तो 0 फल प्राप्त होगा। अब जब वो काम करने लगा 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड हो गया, तो क्या काम करा, उसकी सांद्रता जो होगी वो 10 से क्या रहेगी, 8 रहेगी। तो 8 में मतलब कि कितने कम होंगे, 2, तो 2 इसको यहाँ मिल जानी है। सेम a माइनस एक्स, एक्स की मतलब वही चीज़ है। अकॉर्डिंग t बराबर 2 पर चलेंगे तो t बराबर 2 पर 6 होगी, तो यहाँ 4 हो जानी है, टोटल 10 का एवरेज आना चाहिए। t बराबर 3 है तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे 4 हो गया क्रियाकारक की सांद्रता, तो यहाँ पे कितनी होगी, 6। t बराबर 4 है तो यहाँ पे कितनी होगी, 2, और यहाँ पे 8 है। तो अकॉर्डिंग इसी तरीके से t बराबर 5 पर देखेंगे, तो t बराबर 5 पर अगर देखते हैं तो ये 0 होगी, और यहाँ पे क्रियाफल की मात्रा कितनी होगी, 10 हो जानी है। समझ में आ गया? ये प्रोसेस इस तरीके से है कि जहाँ जैसा जैसा टाइम बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा तुम्हारा समय बढ़ता गया, क्रियाकारक की सांद्रता घटती जाएगी और क्रियाफल की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये इसके अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अब देखते हैं इसके बाद में
टाइम को फिक्स करता हूँ, मतलब निश्चित समय पर देखूंगा क्रियाकारक और क्रियाफल की जो सांद्रता में परिवर्तन होगा। मान लीजिए मेरे पास t बराबर 2 है, ठीक, या t बराबर 1 ले लेता हूँ। t बराबर एक तो मैंने 1 ले लिया, एक t बराबर मैं क्या ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। दो कंडीशन मैंने ये ले ली है, t बराबर 1 पर और t बराबर 8 पर देखता हूँ कि t बराबर 1 पर मेरी क्रियाकारक की मात्रा कितनी है, 8 है, और यहाँ पे क्रियाफल की मात्रा 2 है, जिसको मैं, ये तो t बराबर 1 है तो इसको t1 कह दूंगा और ये t2 कह दूंगा। क्रियाफल की मात्रा को इसे r1 कह दूंगा, इसे r2 कह दूंगा। प्रोडक्ट का है तो इसे p1 कह दूंगा और इसके सामने वाले को p2 कह दूंगा। बात को समझना, मुझे क्रियाकारक की सांद्रता ज्ञात करनी है तो t1 से t2 पर, तो बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा पे ज्ञात कर लूंगा। तो मैं औसत वेग अगर मुझे निकालना तो निश्चित समय पे निकालना होगा, तो दो निश्चित समय ले लिया मैंने। तो इन दो का भाई जब t बराबर 1 सेकेंड था और t बराबर 4 सेकेंड के बीच का जो एवरेज वेग वेलोसिटी होगी, औसत वेग होगा, वो क्या होगा। तो देखते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होगा, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन। फॉर्मूला ये तो बनेगा, और किसके, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ये दो चीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो बड़ी वैल्यू होगी क्रियाकारक की सांद्रता की, R2 किसमें से घटता है, R2 माइनस R1, और समय भी क्या होगा T2 माइनस T1, बड़ी मात्रा में से छोटी मात्रा का कंडीशन होती है हमारे पास ये। तो R2 में से R1 जैसे जैसे बढ़ता गया टाइम भी बढ़ता जाएगा, तो T2 में से T1 घटेगा, तो ऐसे R2 में से R1 घटेगा। तो अब देखते हैं, जैसे T2 था, T2 हमारा कितना था 4, और T1 कितना है हमारे पास 1 है, ठीक, और ऐसी R2 कितना है 2 है, और R1 कितना है 8 है। अकॉर्डिंग देखते हैं कि 2 में से 8 गए तो माइनस के 6, 4 में से 1 गया तो 3, 3 दूनी 6, माइनस के 2। क्लियर है। औसत वेग हमने क्रियाकारक पे निकाला, ऐसे क्रियाफल पे निकालेंगे। तो क्रियाफल के लिए अगर औसत वेग देखते हैं, औसत वेग, ये दोनों चीज को हम पहले दोनों तरीके से समझते हैं, फिर उसको ध्यान से समझ में आए। क्रियाफल क्या होगा, क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, सेम वही होगा। हम यहां पे अब दोनों को निकालते हैं। अब क्या होगा, इसमें भी वही R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो R2 यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे तो क्रियाफल है, क्रियाफल होता है P2, यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा P2 माइनस P1 का अपॉन T2 माइनस T1 का। तो P1 की बात देखते हैं, हमारे पास तो ये तो टाइम वही रहेगा, टाइम क्या रहेगा 4 माइनस 1, इन्हीं टाइम पे देख लो। तो इन्हीं टाइम पे हमारे पास P2 8 है और ये कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का मतलब है 6/3, 6/3 की कंडीशन कितनी आ गई 2 प्लस के, ये प्लस के 2 है और ये माइनस के 2 है। दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। इनके मतलब को समझते हैं कि दोनों की वैल्यू क्यों सेम है, क्योंकि जहां एक तरीके से नियत समय पर क्रियाकारक की सांद्रता घट रही है तो क्रियाफल की बढ़ रही थी। तो दोनों की वैल्यू तो निश्चित समय पर, नियत समय होगा तो दोनों की जो मात्रा होंगी वो आपस में फिर बराबर होंगी। बात आगे समझ में। लेकिन चिन्ह क्यों बदल रहे हैं, चिन्ह क्या है कि वो एक तो घटते हुए क्रम को दिखाते हैं, एक बढ़ते हुए क्रम को दिखाते हैं। तो ये चीज माइनस का क्रियाकारक की सांद्रता में कमी को दिखा रहे हैं, ये क्रियाफल की सांद्रता में वृद्धि को दिखा रहे हैं। बात आ रही समझ में। औसत वेग का ये जो प्रोसेस था आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रोसेस में से कुछ भी मिस करते हो तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझने भी होंगे और आते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझना। अगर किसी ने वीडियो को स्किप करा है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके देखना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आगे देखते हैं, दोनों की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। फिर से देखना
कि ये वैल्यू क्यों बराबर हो रही है, क्योंकि समान समय पर क्रियाफल या क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो मान बराबर ही आएंगे। और यदि चिन्ह में परिवर्तन हो रहा है तो धनात्मक चिन्ह आ जाए या ऋणात्मक चिन्ह आ जाए, धनात्मक चिन्ह आ रहा है तो सांद्रता में, क्रियाफल की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। बात आ गई समझ में? दोनों को हमें चिन्ह पता चल गया। लेकिन अब हमें औसत वेग जब हम निकाल रहे क्रियाकारक से क्रियाफल, मुझे अगर इन दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा? अगर बराबर करना, भाई ये प्लस का है तो मैं पहले से एक, अगर यहाँ माइनस लेके चल दूं तो माइनस जैसे आंसर में आया तो माइनस का मतलब ये तो दो तो माइनस के दो, तो एक माइनस हम लेके चल रहे थे, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो इसके क्रियाकारक के फॉर्मूले में माइनस लेके चलना पड़ेगा, तो दोनों का औसत वेग आपस में बराबर हो जाएगा, अगर बराबर की कंडीशन है तो। समझ में आई? मान तो हमेशा निश्चित समय पर बराबर ही आएंगे, लेकिन अगर इन दोनों को भी मुझे बराबर करना होगा तो क्रियाकारक के फॉर्मूले में मुझे माइनस लेके चलना पड़ेगा, और क्रियाफल के में प्लस तो पहले से ही है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम माइनस लेंगे। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसको डेफिनेशन को देखते हैं और इन फॉर्मूलों को भी अच्छे तरीके से लिखते हैं। देखेंगे औसत वेग, जिसको एवरेज स्पीड भी कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल भी होंगे। निश्चित समय अंतराल पर क्रियाकारक या क्रियाफल की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। ये चीज को साथ साथ आप क्या करोगे, अगर एक एग्जांपल जो मैंने आपको इस पे अभी बताया वो चीज आप लिख के अगर प्रोसेस को देना चाहो तो वो आप आराम से दे सकते हो, ताकि आपको भी एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैंने 10 एक नॉर्मली संख्या ली थी ताकि आपको समझ में आ जाए। आप 5 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज पे, है ना। समय के साथ साथ आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि क्या प्रोसेस था लोगे। देखते हैं। तो औसत वेग जब मैंने फॉर्मूला निकाला था तो अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, तो यहाँ माइनस लेके चला था। क्यों लिया था? ताकि हम दोनों को बराबर कर सके। दूसरा जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मैंने कंडीशन क्या बनाई थी, औसत वेग माइनस तो पहले से है ही है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। औसत वेग को dr ओवर dt से भी प्रदर्शित करते हैं, या ये फॉर्मूला इसी में ऐड कर लीजिए चाहे, या इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल आर अपॉन डेल टी, तो ये कंडीशन क्या है, डेल अंतर में दिखाता है R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो औसत वेग इससे भी कर सकते हैं, इससे भी करते हैं, डेल भी लगा सकता है, डी भी लगा सकता है, दोनों का मतलब ये है। अब इसमें आपको पता है कि माइनस अंदर जाएगा तो R1 प्लस को जाएगा और R2 माइनस को जाएगा, तो तब आपको पता चल जाना R1 बड़ा होगा और R2 छोटा होगा, क्योंकि जो चीज़ प्लस की होगी वो बड़ी होती है, जो चीज़ छोटी होगी वो माइनस की है, मतलब कि ये तो माइनस का है तो छोटी होगी इससे। तो जब ध्यान से देखना, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का, तो ये चिन्ह बदल देगा इन्हें। डेल आर, जहां डेल आर इनका मतलब कितना होता है, डेल आर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, इसका मतलब डेल टी समय में परिवर्तन। ये चीज इसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है, इसी को हम औसत वेग बोलते हैं। सेकेंड औसत वेग अगर हम क्रियाफल से निकालते हैं तो क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, क्रियाफल को P2 माइनस P1 T2 माइनस T1, औसत वेग डेल P अपॉन डेल टी इजिकल टू, ये चीज प्लस में चलती है, P2 माइनस P1 T2 माइनस T1, जहां P2 बड़ा होता है P1 से। बात को समझना, यहाँ पे प्लस क्यों है और यहाँ पे माइनस क्यों लिया था, ताकि रिएक्शनों के अकॉर्डिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमारे पास जब हमने ये इसलिए लिए थे क्योंकि दोनों की वैल्यू हम बराबर कर सके। औसत वेग जब बराबर करेंगे तो हमारे पास ये दोनों चीज को बराबर करने का एक औसत वेग का एक न्यू फॉर्मूला तैयार होता है, जो कि सबसे देखते हैं, मैं अलग से लिख देता हूँ। औसत वेग बराबर, ये न्यू फॉर्मूला जो हमारा तैयार हुआ, ये मेन दोनों को इक्वल कर दे। औसत वेग बराबर माइनस के डेल आर ओवर डेल टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट का क्रियाकारक का, ये प्लस का है, डेल पी अपॉन डेल टी। बात आ रही समझ में? औसत वेग के लिए ये मेन फॉर्मूला है, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जब भी आप इस पे औसत वेग के क्वेश्चन करोगे, ये फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, बड़े अच्छे तरीके से समझना। मैं फिर किसी चीज़ पर अगर जोर दे रहा हूँ तो वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट से स्टूडेंट्स समझ के इसको नोट्स कर लेना। सारी चीज़ मैंने आपको लिखवा दी, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसके बाद क्लियर समझ में आ गया होगा औसत वेग। औसत वेग की जगह अगर मुझे ताक्षणिक वेग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ताक्षणिक वेग मतलब, इसको पहले ध्यान से समझना ताक्षणिक वेग को, कि क्या था कि अगर मैं कोई एक गाड़ी में जा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं एक कार लेके जा रहा, वो कार यहाँ से मैंने क्या करी, स्टार्ट करके अपने घर से, और मैं एक संबंधी के घर पे जा रहा हूँ, रिलेशन वालों के यहाँ पे जा रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में मुझे 5 घंटे लग रहे हैं। स्टार्ट करी गाड़ी को स्टार्ट करने पे मैंने 1 घंटे बाद देखा तो मेरी 80 की स्पीड है, स्पीड मेरी 80 की है। फिर 2 घंटे बाद देखा तो मेरी 100 की स्पीड है। तो मेरे पास क्या है कि इन दोनों का अगर मैं 5 घंटे पहुंचता हूँ, 5 घंटे में, तो 5 घंटे में एवरेज के लिए मैं कभी यहाँ तीसरे घंटे में देखते हैं जैसे, तो यहाँ पे मेरी 70 की स्पीड हो जानी है। तो बात को समझना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई भी स्पीड सेम नहीं थी, कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी ब्रेक लग जाते हैं, कभी वो। तो इस तरीके से हम रिलेशन के घर पे पहुँच गए। 5 घंटे बाद जब हमने देखा, किसी रिलेशन वाले ने पूछा कि तुम घर से कब चले थे और कितनी स्पीड से चले थे और क्या मतलब कि तुम यहाँ पे पहुँचने में कितना समय लग रहा तुम्हें, तो उसने एक टोटल ना तो 80 बताई ना 100 बताई, क्योंकि उसने एक अंदाज़ा बताया कि हाँ मैं इतने एवरेज के अकॉर्डिंग चला हूँ, तो मेरे यहाँ पे 80 से 100 है, तो मैं 90 की स्पीड से चल के आ गया। ये मेरी एवरेज स्पीड है, औसत वेग है। समझ में आ रहा? एवरेज स्पीड का। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकला था, 2 घंटे जैसे यहाँ पहुँच रहा हूँ, 2 घंटे मेरी स्पीड क्या है यहाँ पे चल रही है, तुरंत रिलेशन वालों का फ़ोन आता है सडनली। तो सडनली में कि किस स्पीड से तुम आ रहे हो, तो वो स्पीड हमें सडनली बतानी पड़ेगी। वो स्पीड एक नियत टाइम पर लिमिट होती है, तो हमें तुरंत वो बताना 100 की स्पीड से आ रहा हूँ, तो वो 100 की स्पीड मेरे लिए लिमिट तय कर देगी, निश्चित हो जाएगी कि मुझे 100 पे मैं चल के आ रहा हूँ। तो वो मेरे लिए वो वेग ताक्षणिक वेग होगा। बात आ रही है समझ में? जो मुझे किसी ओडोमीटर, जो बाइक में क्या कहते हैं, एक मीटर लगा होता है, वो मीटर के अकॉर्डिंग मुझे ओडोमीटर में सडनली टाइम बताना है, तो मतलब लिमिट तय करनी होगी, लिमिट लग जाती है उसके अंदर, तो वो मेरे लिए ताक्षणिक वेग लग जाता है। देखते हैं ताक्षणिक वेग को। ताक्षणिक वेग होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी क्षण विशेष में क्रियाकारक या क्रियाफल की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ताक्षणिक वेग कहलाता है। मान लीजिए किसी क्षण, मतलब सडनली एक क्षण, जो भी आपको आपका फ़ोन रिलेशन वालों का किसी भी टाइम आ जाता है, तो उसी टाइम आपको वो बताना है कि जो एक्चुअल स्पीड होगी, तो उस क्षण को, किसी क्षण हमने लिखा विशेष में क्रियाकारक या क्रियाफल की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग में जब हम जैसे जैसे औसत वेग निकालते हैं, औसत वेग हमारा क्या होता था क्रियाकारक के लिए कि डेल आर बोल दीजिए, डी आर बोल दीजिए, डेल आर ओवर डेल टी होता था, लेकिन और माइनस का। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, लिमिट लग जानी है। लिमिट आपने फिजिक्स वाले बच्चों ने तो खूब पढ़ा होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे जो, तो फिजिक्स में लिमिट लग जाती है, लिमिट तय करनी पड़ती है। तो वो औसत वेग माइनस लिमिट टी बराबर 0 डेल आर ओवर डेल टी, यहाँ पे लिमिट लग जानी है औसत वेग ज्ञात करने के लिए, सॉरी ताक्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए। और औसत वेग ज्ञात करने में हमारा सिर्फ माइनस के डेल आर ओवर डेल टी चलता है। तो यहाँ पे क्या है, एक लिमिट तय कर दिया। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं ताक्षणिक वेग में भी जैसे ही सेम हमने औसत वेग क्रियाकारक के लिए निकाला था, ऐसे क्रियाफल के लिए निकालेंगे। क्रियाफल का जो होते हैं उत्पाद सांद्रता में परिवर्तन होता है, वो डेल डीपी होता है, या डेल पी बोल दो, अपॉन डेल टी। लिमिट लग गई टी टेंड्स टू 0 में। क्लियर है? हमारे बात समझ में आ गई होगी। दोनों के एक शॉर्टकट में मैंने फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं कि ये आपके लिए एक प्रोसेस है। इस तरीके से आप औसत वेग माइनस के डेल आर ओवर डेल टी इजिकल टू प्लस डी पी अपॉन डेल टी, ताक्षणिक वेग, ये दोनों चीज़ आप अपना आराम से कवर कर सकते हैं।